कि हम बंगाल के बारे में सुनते हैं तो ऐसा क्यों है कि नेगेटिव रिपोर्टिंग ही सामने आ रही है। ये तो वही बंगाल है जिसके बारे में कहा जाता था कि बंगाल जो भी सोचता है उसके कुछ दिन के बाद भारत सोचना शुरू करता है। हम कहते थे कि अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये शांति की भूमि है, ये क्रांति की भूमि है। ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर से महर्षि अरविंद, विवेकानंद जी की, सुभाष चंद्र बोस की भूमि है। ये जनगण मन से वंदे मातरम तक की भूमि है। पर क्या कारण है कि इस भूमि को आज ग्रहण लग गया है? ग्रहण लग गया है जिहादी हिंसा का, ग्रहण लग गया है मार्क्सवादी हिंसा का, ग्रहण लग गया है टीएमसी की हिंसा का। आपको ध्यान हो कि 2 मई को जब विधानसभा चुनाव का, स्टेट असेंबली का रिजल्ट आया, उसके बाद से लगातार यहां हिंसा का तांडव चल रहा है। 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई, लगातार हमने देखा कि मर्डर्स हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, औरतों को बेइज्जत करा जा रहा है। खेला होबे करके एक पूरा हुजूम आता है, वो घर में क्रूड बॉम्ब्स फेंकता है, घर को पूरा लूट पाट कर लेता है, जो सामान है उसमें से ले लेता है, आदमियों को हंसिए से, लाठी से, आयरन रॉड से मारता है। कुछ के पास गन और पिस्टल भी होती है, महिलाओं को बेइज्जत करते हैं और बच्चों को भी पटका जाता है। कितने वीडियोस हमने देखे, कितने आर्टिकल्स हमने पढ़े। लेकिन आप देखिए यहाँ भी जो अर्बन नक्सल्स और ये जो जिहादी और लेफ्टिस्ट फोर्सेस हैं, इन्होंने अपना फेक काम किया। इन्होंने कुछ फेक वीडियोस ये पूरे नरेटिव के अंदर डाल दिए। यानी सारे वीडियोस बंगाल के असली होंगे, 2 बीच में से फेक वीडियो डाल देंगे और इन्हीं के जो अपने आगे पोर्टल्स हैं वो कहेंगे अरे ये तो फेक वीडियोस हैं, यानी सारे के सारे वीडियोस को ये फेक करार कर देंगे। लेकिन लोग समझना शुरू कर गए हैं, लोग इनके बीच से देखना शुरू कर गए हैं कि किस प्रकार से ये, इनको दिखता नहीं लोग मर रहे हैं वहां पर, इनको दिखता नहीं कि महिलाएं बेइज्जत हो रही हैं, इसलिए नहीं दिखता क्योंकि इनके नरेटिव को सूट नहीं करता। पर जिया, जिसकी मैं कन्वीनर हूं, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस, हम लोग तय करते हैं हमेशा सच्चाई जानकर ही रहेंगे। हमने एक टीम बनाई, उस टीम ने 100 से अधिक इंटरव्यूज किए। इनफैक्ट वो इंटरव्यूज आज तक जारी हैं, जो लगभग 10 मई के बाद से शुरू किए हमने, वो आज तक इंटरव्यूज जारी हैं। उन इंटरव्यूज का संकलन करके हमने कुछ इंटरव्यूज का टेस्टिमनीज लेकर हमने जो विक्टिम्स हैं वो हमने उनको होम मिनिस्ट्री में सबमिट की। जो होम मिनिस्ट्री ने हम सबमिट की उसमें हमने यही कहा कि जो हिंसा है टीएमसी की सोची समझी साजिश है। टारगेट कौन है? जो बीजेपी का, आरएसएस का वर्कर है, जिसने टीएमसी को वोट नहीं दिया, सपोर्ट नहीं दिया, उसको मार डालेंगे, उसको जीने का ही हक नहीं है। मेथड क्या है? खेला होबे आकर आते हैं, उसके घर को तहस नहस कर देते हैं, घर को जला देते हैं, लूट लेते हैं। पुलिस चुप है, प्रशासन चुप है, सरकार भी चुप है क्योंकि सबको सूट कर रहा है। सबक सिखाना है ना। कोई भी व्यक्ति जो टीएमसी के अगेंस्ट में बोलता है वो यहां बंगाल में जिंदा नहीं रह सकता, ये मैसेज देना है। लोगों के राशन कार्ड ले लिए हैं, लोगों के आधार कार्ड ले लिए हैं, लोग अपनी आइडेंटिटी को दिखाने के लिए तरस गए हैं, राशन लेने को तरस गए हैं। कहा गया है दीदी का राशन है, मोदी को वोट दिया है ना, जाओ दिल्ली से राशन लेकर आओ, यहां तुम्हें राशन भी नहीं मिलेगा। और जो लोग घर छोड़कर भाग गए हैं ना, वो अपने घर वापस आकर रहना चाहते हैं। उनसे टीएमसी के लोग क्या कह रहे हैं? पैसा दो, नहीं तो टीएमसी ज्वाइन करो, नहीं तो अपनी बहू बेटी को हमारे यहां रात के लिए छोड़ दो। स्टेटमेंट्स है हमारे पास, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास। आप देखिए, हमने पहला केस जो अपनी फैक्ट फाइंडिंग में दिया है वो एक सास का केस है। 50 साल की लेडी है जिसके साथ गैंग रेप किया गया। उसके 6 साल के ग्रैंडसन के सामने, दोहते के सामने, वो उनका जो ग्रैंडसन है वो चारपाई के नीचे छुपा बैठा था और इस दादी का रेप किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि बीजेपी की वोटर भी थी और सपोर्टर भी थी और बाद में इसको जहर दे दिया गया। दूसरा चैप्टर हमने दिया अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में। 17 साल की लड़की है, वो अपनी नानी के घर जा रही थी, रास्ते में उसको पकड़ा गया, उसको कहा गया तू तो हिंदू की लड़की है ना, अब तो हमारा पार्टी आ गया है, अब देख तुझे दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं। उसका गैंग रेप किया गया।
जंगल में उसका शरीर मिला जब मां गई। आज वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। तीसरा केस, 21 साल की लड़की, मैं नाम नहीं ले रही, ये सब ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है। 21 साल की लड़की जो एक कॉल सेंटर में काम करती थी, अपना जीवन यापन करती थी, पिता के साथ रहती थी। पिता के सामने उस बच्ची का 7 लोगों ने व्यभिचार किया, रेप किया। पिता ने कहा तुम मुझे मार डालो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। क्या कहा गया कि टीएमसी के लोग हमें स्पेशली इसी काम के लिए लाए हैं, हिंदू लड़की को नहीं छोड़ सकते। ये कोई डायरेक्ट एक्शन चल रहा है क्या 1946 का, जब ऐसा लग रहा था कि जब भारत का पार्टीशन होना है और हिंदू वहां नहीं रह सकते, ये क्या नोआ खाली के ये राइट्स चल रहे हैं, दंगे चल रहे हैं क्या? किसी को दिखता नहीं है, पर चुप है यहाँ की मीडिया, वो बोलती नहीं है क्योंकि हिंदू मर रहा है, हिंदू की बेइज्जती हो रही है। कितने ही केसेस मैं आपको ऐसे गिना सकती हूँ। हमने क्या किया? हमने इन सब केसेस को रिकॉर्ड किया, इन सब केसेस की कंप्लेंट बना के जो जो विक्टिम्स हमसे बात कर रहे हैं हम कमीशंस में दे रहे हैं। हम विमेन कमीशन में दे रहे हैं, हम बच्चों के कमीशन एनसीपीसीआर में दे रहे हैं, हम शेड्यूल कास्ट कमीशन में दे रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब कमीशन में दे रहे हैं, मानव अधिकार आयोग में दे रहे हैं कि बोलिए वहां के डीजी पुलिस को, बोलिए वहां के चीफ सेक्रेटरी को, इनको सुरक्षा प्रदान की जाए, इनको राशन मिले, इनको दवा मिले, ये अपने घर वापस जा सके, इनको राशन मिल सके वहां। लेकिन पुलिस, क्या आपको पता है ऑर्डर्स अगर हो रहे हैं कमीशन से, पुलिस जाकर क्या कह रही है? तुमने दिल्ली में कोई कंप्लेंट देती है, तुम उसको विड्रॉ करो और हमें लिख के दो कि तुम्हें कोई एक्शन नहीं चाहिए। हम कहाँ रह रहे हैं? 70 साल के बाद भी आज यहाँ बेटी सुरक्षित नहीं है, बच्चा सुरक्षित नहीं है, दादी सुरक्षित नहीं है, आदमी सुरक्षित नहीं है, उनका डेमोक्रेटिक राइट टू वोट सुरक्षित नहीं है। ये प्रजातंत्र है, मैं जिसको चाहे वोट कर सकती हूँ ना, करती ही हूं। पर आप देखिए, ये जो कम्युनिस्ट होते हैं ना, ये और जो जिहादी होते हैं, या दिल्ली में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं जेएनयू में, पर बंगाल में एक एक को चुनकर मार रहे हैं और कह रहे हैं जिंदा रहना है तो टीएमसी को ज्वाइन करो। अब लोगों में परेशानी है, लोगों में गुस्सा है, लोग वीडियोस देखते हैं तो कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल लागू करो, पर इतना आसान नहीं है। कारण क्या है? अगर प्रेसिडेंट रूल लागू होता है तो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार की ओर से कहा जाएगा कि 2 मई से लेकर 5 मई तक मेजरली ये दंगे हुए। हम तो 5 मई को हमने शपथ ली थी, उससे पहले तो हम यहाँ पर थे ही नहीं। इलेक्शन कमीशन का राज था, इलेक्शन कमीशन से बात कर लो। हम तो 5 मई के बाद आए हैं, सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन कंडक्ट कर सकता है, वो लॉ एंड ऑर्डर रेगुलेट नहीं कर सकता है। सबको पता था, पुलिस को और ब्यूरोक्रेसी को, कि ममता बनर्जी की टीएमसी सत्ता में आ गई है। सबको पता था वो क्या चाहती है, इसलिए खेला होबे करते हुए जो मॉब आया, जिसमें टीएमसी और जो जिहादी तत्व थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे पास कितने ही केसेस हैं कि जब घर की लूटपाट हुई, आदमी को मारा गया, औरत के साथ दुर्व्यवहार किया गया, पुलिस वहीं मौजूद थी। इसलिए सेंटर को तो जो करना है वो करेंगे। सेंटर ने वहां पर अपनी होम मिनिस्ट्री की टीम भेजी है, वहां से रिपोर्ट ली है, गवर्नर से रिपोर्ट ली है, उसके बाद वहां के चीफ सेक्रेटरी को रिजाइन करना पड़ा। ऐसे स्टेप सेंटर ने लिए हैं। सीबीआई ने भी वहां पे जो 3 फॉर्मर मिनिस्टर्स थे ममता बनर्जी के सरकार के, उनको तलब किया सीबीआई दफ्तर में। ममता बनर्जी भागकर वहां पहुंची। इसलिए जो सेंटर को करना है वो करेंगे, लेकिन बहुत जरूरी है हमें और आपको ये ध्यान करना कि केवल आज ऐसा नहीं हुआ। बंगाल के लोग इसको झेल रहे हैं और पिछले 100 साल से झेल रहे हैं। ये आज नहीं हुआ। आज तो सोशल मीडिया है, ऊपर मोदी सरकार है, सोशल मीडिया जो एक्सपोज करता है, मोदी सरकार जिससे एक्सपेक्टेशन है कि वो वहां के हिंदुओं को बचाएंगी, इसलिए ये बातें सामने ज्यादा आ रही हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेके चलती हूँ बंगाल के, तो बंगाल का विभाजन एक बार नहीं, बंगाल का विभाजन 3 बार हुआ है। 1905 में जब अंग्रेजों ने कम्युनल आधार पर, धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन किया। ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी था, वेस्ट बंगाल हिंदू मेजॉरिटी था, लेकिन इतना विरोध हुआ इस विभाजन का कि उनको अंग्रेजों को ये विभाजन
वापस लेना पड़ा, लेकिन तब तक मुस्लिम लीग वहां भयंकर रूप से सक्रिय हो गई थी ईस्ट बंगाल में, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। दूसरा विभाजन 1946 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन किया गया, हमें पाकिस्तान चाहिए, और ऐसा कहते हुए वहां जो हिंदू देखा उसको काटा, जो महिला देखी उसको मारा, लोगों को कन्वर्ट किया, बच्चों को मारा गया, नेकेड परेड कराई गई, क्या नहीं ज्यादतियां हुई। उसके बाद से उन एरियाज में जितने भी लोग थे वो वेस्ट बंगाल की ओर हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया। और तीसरा विभाजन जो अब तक उनका ईस्ट पाकिस्तान था, वो अल्टीमेटली बांग्लादेश बना 1971 में, और बांग्लादेश बनते हुए इस्लामिक राष्ट्र बन गया। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार तो पहले भी हो रहा था, अब और अधिक हो गया। तब से अब तक लगातार हिंदू वहां से रेफ्यूजी बनकर आ रहे हैं, और यहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं रही सरकार की कि किस प्रकार से उनको स्थापित किया जा सके। तीन तरह की सरकार बंगाल में रही, तीनों सरकारों ने किसी ने भी विकास का कोई काम नहीं किया, शिक्षा रोजगार का ध्यान ही नहीं है। हिंदू शरणार्थी हजारों लाखों की संख्या में आ रहे हैं, कहाँ स्थापित होंगे, क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी, वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं कोई नीति नहीं। चर्चाएं तो बहुत हुई, नीति कोई नहीं। कांग्रेस की सरकार रही, कम्युनिस्ट सरकार रही, ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार रही, घुसपैठ लगातार चलती रही, मुस्लिम अधिक संख्या में यहां पर पॉपुलेशन बढ़ती रही, तुष्टीकरण की नीति चलती रही। अगर आप देखें, कांग्रेस 1947 से 1977 तक लगभग 30 साल बंगाल में रही, असंतोष रहा, विकास की कोई नीति नहीं थी। नक्सलबाड़ी आंदोलन खड़ा हुआ, जहां कम्युनिस्ट एक और नक्सलबाड़ी आंदोलन के चेहरे में लगातार हिंसा और बर्बर हिंसा कर रहे थे, वहां उतनी हिंसा से उनको क्रश किया जा रहा था। तो दोनों का काडर में अधिक हिंसा आ गई, कम्युनिस्ट काडर में भी और कांग्रेस के काडर में भी। फिर 30 साल के बाद जब सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी का राज आया 1977 से लेकर 2011 तक, अब विचारधारा तो वही थी ना जो चाइना में थी, जो कंबोडिया में थी, जो रशिया में थी, कि करोड़ों लोगों को इसलिए मार दिया क्योंकि उन्होंने इस पार्टी के खिलाफ खड़े होकर या आवाज उठाने की कोशिश की थी। वही सब यहाँ शुरू हुआ। ज्योति बसु की सरकार रही, क्या शुरू हुआ? लोकतंत्र की हत्या, फ्री स्पीच नहीं होगी, आप विरोध में नहीं बोल सकते, आप चू भी नहीं कर सकते सरकार के अगेंस्ट में, आप किसी भी नीति का विरोध नहीं कर सकते। तुष्टीकरण चलता रहा, जो बांग्लादेश से मुस्लिम्स आ रहे थे, हिंदू जो विस्थापित होकर आए थे, उनके लिए कोई नीति नहीं रही। भारत विरोध एक ही नीति थी इनकी, केंद्र सरकार का विरोध और हिंदुओं का विरोध। आप जानते हैं मार्क्सिस्ट कैसे राज करते हैं, इनके लिए पार्टी पहले होती है, प्रशासन बाद में होता है। पार्टी तय करेगी समाज का हर पहलू, यानी मैं क्या सोचूंगी, मैं क्या पढ़ूंगी, मैं न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ूंगी, कम्युनिस्ट पार्टी तय करेगी। मैं किसके साथ शादी करूंगी, कितने बच्चे होने चाहिए, घर में मरम्मत करनी है तो ठेका किसको मिलेगा, घर के बाहर की सड़क है अगर उसका ठेका देना है तो किसको दिया जाएगा। आपके अपने निजी जीवन से लेकर समाज जीवन तक सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी तय कर रही थी। लोगों ने इसका विरोध किया, लोगों ने तय किया कि नहीं, अब और नहीं चल सकता। पर बर्बरता इतनी थी कम्युनिस्ट पार्टी की, जो हम केरला में भी देखते हैं आज की डेट में। आप देखिए किस प्रकार के कम्युनिस्ट रूल में हत्याकांड हुए। मरिया झापी का हम सब जानते हैं, जनवरी 1979 में जो हिंदू विस्थापित बांग्लादेश से आकर यहाँ मरिया झापी में रह रहे थे, बंगाल में रह रहे थे, पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया उनको, इनफैक्ट 3 ओर से घेरा, एक और समुद्र ही बचा था। लोगों के ऊपर गोलियां दाग दी, जलियांवाला बाग की तरह गोलियां दाग दी। लोग वहां से समुद्र में कूदने लगे, वहां मगरमच्छ थे उनको खा गए। जो नाव में भाग रहे थे उनके ऊपर भी गोलियां दागकर उनको समाप्त कर दिया गया। आनंद मार्गी हत्याकांड अप्रैल 1982 में, हम सब जानते हैं। आनंद मार्गी एक स्पिरिचुअल ग्रुप था, आध्यात्मिक ग्रुप था, उनकी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी बंगाल में। वो वहां पर पूरे हिंदुस्तान से आए थे अपनी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। एक पुल के ऊपर से उनकी गाड़ियां क्रॉस कर रही थी, दोनों ओर से पुल को ब्लॉक कर लिया गया और उनकी गाड़ियों से उनको निकाल कर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई।
कम्युनिस्ट की बर्बरता चीन, कंबोडिया, रशिया, केरला, वेस्ट बंगाल में सेम रही। बंगाल के लोग झेलते रहे, लगातार इसको झेलते रहे। तब सोशल मीडिया नहीं था, ये सब बातें बाहर नहीं आती थी। पर आप देखो काडर जो था ना, कम्युनिस्ट काडर, वो कितना बर्बर हो गया था। वो ISIS जैसा हो गया था। वो केवल गोली नहीं मारता था, वो टुकड़े टुकड़े करता था। सेनबाड़ी हत्याकांड 1970 में, सेनबाड़ी तो 2 भाई थे जो कांग्रेस को वोट देते थे। ये कम्युनिस्ट उनके घर पर पहुंचे, दोनों भाइयों की इन्होंने तलवार से, चाकू से हत्या कर दी। उस खून को चावल में मिलाकर उनकी मां को खिला दिया। मां पागल हो गई, विक्षिप्त हो गई। अगले 10 साल तक, जब तक जिंदा रही, वो पागलों की तरह घूमती रही। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई उसके साथ क्या हुआ था। लोग बदलाव चाहते थे। भारत का जो व्यक्ति है ना, जो जनमानस है ना, वो शांति प्रिय है। वो इस बर्बरता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग एक ऑल्टरनेटिव देख रहे थे, तभी उनको ममता बनर्जी दिखी। ममता बनर्जी जो लगातार गरीबों की बात करती थी, लोगों की बात करती थी, और एक कम्युनिस्ट के खिलाफ लगातार वो खड़ी थी, वो डटी हुई थी। उस पर आक्रमण होते तब भी वो देखती रहती। लोगों ने ममता बनर्जी को वोट कर दिया। ममता बनर्जी सत्ता में आ गई, उसकी तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आ गई, 2011 में सत्ता में आ गई। जितना भी ये हिंसक, बर्बर कम्युनिस्ट काडर था, कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में आ गए। आज जब हम देखते हैं तृणमूल कांग्रेस के लोग बर्बर हैं, वो आतंकियों की तरह लोगों को मार रहे हैं, तो ध्यान में आता है ये वही कम्युनिस्ट काडर है जो तृणमूल कांग्रेस में आया है। इसे इनको कहते हैं लाल तृणमूल कांग्रेस हो गई। साथ में ध्यान आया 27% मुस्लिम वोट बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहा है। आइए आपको आधार कार्ड देते हैं हम। लगातार लगातार जिहादी तत्व, कट्टर तत्व यहां आता गया। तो ये जो जिहादी है प्लस जो कम्युनिस्ट काडर है, दोनों का एक ही तरीका है, बर्बरता। ये टीएमसी में आ गया, बहुतायत में आ गया, तो टीएमसी का रंग बदल गया। टीएमसी में बर्बरता जो है, कोई भी सामने से बोलेगा खत्म कर दो उसको, पूरे के पूरे गांव को खत्म कर दो। यही बर्बरता आज हम पोस्ट पोल वायलेंस में देख रहे हैं। ये केवल राजनीतिक वायलेंस नहीं है, ये 2 पार्टीज की वायलेंस नहीं है। ये जो टीएमसी का वहां स्वरूप बना है ना, जो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण से जिहादी लोग यहां पर आए, जो कम्युनिस्ट काडर टीएमसी में आया है, ये कम्युनिज्म के साथ लड़ते लड़ते वो भी बर्बर और हिंसक हो गया है। ये सारा वही काडर है। अब ये जो काडर है, इसने लगातार देखा कि क्या सरस्वती पूजा बंद कर दो, बंगाली टीचर नहीं है, उर्दू का टीचर दे दो, स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं, गोली मार दो। एंटी सेंट्रल पॉलिसीज, एंटी मोदी पॉलिसीज, एंटी हिंदू पॉलिसीज इनके डीएनए में रहा। इनको ध्यान आया कि क्या बात है, लगातार बीजेपी का यहाँ पर और राष्ट्रीय शक्तियों का बढ़ रहा है, जय श्री राम जो बोलेगा उसको मारा जाएगा। हर चीज के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ता था। किसी भी राष्ट्रवादी नेता अगर वो बंगाल में आएगा, पहले तो उसकी एंट्री बैन है। योगी जी हो, बाकी लोग हो, उनका हेलीकॉप्टर उतर ही नहीं सकता, यहाँ पर सड़क से भी नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, सभा नहीं करेगा, सभा की परमिशन को विड्रॉ कर लिया जाएगा। लगातार ये चलता रहा। पर जो 3 मेजर दंगे हुए सोशल मीडिया के कारण, धीरे धीरे बाहर तो आए, पर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पाए। ध्यान कीजिए, 2016 में मालदा बॉर्डर एरिया है बांग्लादेश के साथ, वहां घुसपैठ बहुत जबरदस्त है। मालदा में लाखों की भीड़ निकली, छोटी सी बात पर निकली, लाखों की भीड़, और कालियाचक पुलिस स्टेशन को जलाकर राख कर दिया। इट इज अ वेरी पावरफुल पुलिस स्टेशन। वहां पर तो जितना भी इलीगल काम होता है क्रॉस बॉर्डर, वहां के डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। कोई ड्रग मनी है, कोई स्मगलिंग का मनी है, कोई कैटल स्मगलिंग का है, जितने भी दस्तावेज हैं घुसपैठ के, वो वहां पर रखे जाते हैं। उस पूरे पुलिस स्टेशन को जलाकर राख कर दिया। और ममता जी के यहां से कहा गया इट्स अ सिंपल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। 2016 में ही दूलागढ़ में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और एक सिरे से शुरू करते हुए सारे हिंदू घरों को जलाती हुई चली गई, लोगों को मारती हुई चली गई, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करती हुई चली गई। देखा है ना ISIS क्या करता है वहां सीरिया में, आदमियों के साथ और औरतों के साथ। उसी का ट्रेलर यहां दिखा। दूलागढ़ में यही हाल दिखा।
लेकिन कहा गया कुछ खास पलायन नहीं, थोड़ा सा पलायन होगा, इट्स अ सिंपल लॉ एंड ऑर्डर इशू। तीसरा बशीरहाट में 17 साल के लड़के ने एक फेसबुक पर पोस्ट डाल दी किसी धर्म के खिलाफ, मजहब के खिलाफ। पुलिस स्टेशन को घेर लिया गया, उस लड़के को हमारे हाले कर, लड़का अरेस्ट हो गया। लेकिन इस भीड़ ने तबाही करनी ही थी और लगातार हिंदू का पलायन होता रहा। इसलिए आज जो हिंसा हो रही है पहली बात नहीं हो रही है, लगातार 1946 से हो रही है, आज तक हो रही है। आज तक जो हिंदू है वो ईस्ट बंगाल छोड़कर इस तरफ और इस तरफ आता जाता है, कहां तक जाएगा वो? कश्मीर में जो किया था आज बंगाल में वही हो रहा है। अब इलेक्शन हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, सभी ने कहा कि बीजेपी को बढ़त मिलेगी। जो जो उसमें इरेगुलरिटीज की गई, लोगों को धमकाया गया, काउंटिंग में हेरफेर किया, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय हो और बाहर जरूर आएगा। लेकिन 294 सीट्स में से 77 सीट्स बीजेपी को मिली और 213 सीट्स टीएमसी को मिली। अब जीत गए हैं, बड़प्पन दिखाना चाहिए था। बाकी स्टेट से भी जीत हार हुई है, कहीं पर हिंसा का तांडव नहीं हुआ। लेकिन यहां जीतने के बाद क्या था? सबक सिखाना है कि किसी ने भी टीएमसी के विरोध में झंडा उठा कैसे लिया, किसी ने भी टीएमसी का विरोध कर कैसे दिया, किसी ने भी जय श्री राम बोल कैसे दिया। खेला होवे यानी खूनी खेल होगा। राशन कार्ड नहीं दिया जाएगा, तुम्हें राशन नहीं मिलेगा, तुम्हें घर छोड़कर जाना पड़ेगा, और अगर वापस आना है तो टीएमसी ज्वाइन करो, पैसा दो या अपनी पत्नी को हमारे पास भेजो। ये खेला होवे लगातार चल रहा है। मेरा मानना है बंगाल की संस्कृति के ऊपर नहीं, ये पूरे भारत के लिए एक वेकअप कॉल है और खतरे की घंटी है। यही कश्मीर में हुआ था। कश्मीरियत का नाम लेकर, गंगा जमुनी तहजीब का नाम लेकर कितने लाख कश्मीरी पंडितों को निकालकर बाहर कर दिया गया था। आज वही यहाँ हो रहा है। लोग घर नहीं जा पा रहे। वो, मैं नाम नहीं लूंगी, वो लगातार बोलती, मैं 5 साल के बच्चे के साथ यहाँ घर के अंदर बैठी हुई हूँ दीदी, मेरे हस्बैंड भाग गया है क्योंकि उसको मार दिया जाएगा, मेरे कपड़े उपड़े सब फाड़ दिए थे, मैं कंप्लेंट करने गई, मेरी कंप्लेंट नहीं ली गई, उल्टा जो अपराधी है उसने कंप्लेंट दे दी कि मेरे पति ने उसे घर की औरतों के साथ व्यभिचार किया है, मेरे पति के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्सुअल असॉल्ट की धाराएं लग गई हैं। मेरा पति वापस नहीं आ सकता दीदी, मुझे एक ऑर्डिनरी जिंदगी चाहिए, जब मैं, मेरा 5 साल का बच्चा, मेरे पति घर बैठ कर आराम से खाना खा सके, थोड़ा सा राशन में गुजारा कर लेंगे। तो इस देश को देखना है कि बंगाल के भाई बहनें अपनी शांति प्रिय रूप से घर में खाना खा सके, उनको सुरक्षा मिले, उनको राशन मिले, जो अपराधी हैं वो जेल में जाएं, और धर्म के आधार पर आज की तारीख में प्रताड़ना कोई नहीं सहेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम जो कर सके करें ना। हमने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हम बना सकते थे, हम लगातार इंटरव्यू करके फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हमने बनाई है, इंटरव्यू करके कमीशंस को बता रहे हैं कि ये विक्टिम्स, ये इनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, ये इनकी कंप्लेंट्स हैं, इनकी मदद कीजिए, इनको रिहैबिलिटेशन कीजिए। हम बोल सकते हैं तो बोले, हम आर्टिकल लिख सकते हैं तो करें। आज रचना जी ऐसे कार्यक्रम कर सकती हैं तो रचना जी कार्यक्रम करें। हम रैप सॉन्ग बना सकते हैं तो रैप सॉन्ग बनाएं, गाना बना सकते हैं तो बोले, चर्चा करें, आसपास घर में चर्चा करें, बच्चों से चर्चा करें, परिवार में चर्चा करें। बंगाल में अगर एक भी बहन की इज्जत पर हाथ डलता है तो पूरे देश की बहनें सुरक्षित नहीं है। मुझे इतना ही कहना।